आज की कहानी का नाम है अज्जल गगरी छलकत जाए। आनंदगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा का एक भव्य महल था। महल की बगिया में आम के पेड़ के नीचे राजकुमार देवेंद्र अपने गुरु सोमदेव आचार्य के साथ बैठा था। देवेंद्र नई नई बातें सीखकर बहुत खुश रहता था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी। वो थोड़ी सी बात जानकर ही सबके सामने बहुत दिखावा करता था, सलाह बांटता और अक्सर गलत साबित हो जाता था। एक दिन वो बड़े फक्र से बोला, आचार्य जी, अब तो मैं फारसी के शब्द भी जानने लगा हूँ, लेखा जोखा भी समझ गया हूँ। राज्य चलाना कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, जिसे थोड़ी सी बुद्धि होती है उसे ही सबसे ज्यादा लगता है कि वो सब जानता है। तभी तो कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। आधा भरा घड़ा ही सबसे ज्यादा छलकता है। देवेंद्र ने माथा सिकोड़ा और बोला, पर गुरुदेव, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही। आधा भरा घड़ा ज्यादा क्यों छलकता है और इसका हमारे ज्ञान से क्या संबंध? सोमदेव ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है राजकुमार, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी 18वीं शताब्दी के ही एक गांव की है। उस गांव में भी एक ऐसा युवा था जो थोड़ा जानकर बहुत शोर मचाता था। और आचार्य जी कहानी सुनाने लगते हैं। सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 लड़के रहते थे, राघव और गोपाल। राघव गांव के एक साहूकार का बेटा था। पगड़ी बांधता, चमकती हुई धोती पहनता और हाथ में हमेशा ताड़पत्र या कोई किताब लेकर घूमता ताकि लोग उसे विद्वान समझें। और गोपाल, वो तो कुम्हार का बेटा था। साधारण सी धोती, सादा कुर्ता, पर आंखों में गहरी शांति। वो कम बोलता था, पर जो देखता समझता उसे भीतर ही भीतर सोचकर बचाता रहता। दोनों गांव की पाठशाला में साथ ही में पढ़ते थे। एक दिन शास्त्री जी ने पूछा, बच्चों बताओ, सच्चा विद्वान कौन होता है? राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ, पल भर भी नहीं सोचा, बस ऊंची आवाज में बोल पड़ा, जो बहुत बोल सके, जो सबके सामने बड़े बड़े श्लोक सुना सके, वही सच्चा विद्वान होता है। गुरुदेव, जैसे मैं, मुझे देखिए, मैं तो हर दिन 2-2 श्लोक याद करता हूँ। उसने घबराहट में आधा अधूरा श्लोक भी गलत पढ़ दिया, पर आवाज इतनी ऊंची थी कि बाकी बच्चे तालियां बजाने लगे। शास्त्री जी मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं कहा। फिर गोपाल की ओर देखकर बोले, तुम्हारा क्या विचार है? गोपाल धीरे से खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, पर दादाजी कहते हैं सच्चा विद्वान वही होता है जो कम बोले, ज्यादा सुने और जो जानता हो उसे विनम्रता से काम में लाए। शास्त्री जी के चेहरे पर संतोष की रेखा उभरी और बोले, बैठ जाओ बच्चा। राघव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो मन ही मन बोला, देख लेना, एक दिन मैं ही इस गांव का सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाऊंगा और ये चुप रहने वाले लोग जिंदगी भर मिट्टी ही खोदते रह जाएंगे। कुछ दिन बाद उनके गांव में शहर से कुछ व्यापारी आए। उनके साथ एक फारसी बोलने वाला मुनीम भी था। मुनीम ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, भाइयों, हमें राजमहल जाना है। हमें राजमहल जाने का सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता बताइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा माल है। ये सुनकर राघव तुरंत आगे बढ़ा और सीना फुलाकर बोला, मुझे सारे रास्ते मालूम है, मैं तो कई बार राजमहल जा चुका हूँ। असल में वो केवल एक बार राजमहल अपने चाचा के साथ बस आधे रास्ते तक गया था, पर लोगों पर रौब जमाने के लिए वो हर बात को बढ़ाकर बोल देता था। गोपाल ने धीरे से कहा, राघव, बरसात अभी पूरी तरह नहीं थमी है। पुराने कच्चे रास्ते पर डकैतों के बारे में भी सुना है। शायद मजले घाट से जाना बेहतर रहेगा। राघव ने उसे डांट दिया, चुप रह, मिट्टी के घड़े बनाने वाले, बड़ी समझ रखता है। जमीन पर चौक घुमाने से किसी को राजमार्ग नहीं मालूम हो जाता। व्यापारियों ने सोचा, इतना आत्मविश्वास से बोल रहा है तो लड़का गलत थोड़े ही बताएगा। वे उसी के साथ कच्चे रास्ते से निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर रास्ता दलदली हो गया। बैलगाड़ियों के पहिए कीचड़ में धंस गए।
ऊपर से दूर पेड़ों के पीछे कुछ संदिग्ध लोग भी दिखाई देने लगे। मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। शाम हो चुकी थी, जान तो बच गई, लेकिन पूरा दिन बर्बाद हो गया। वो गुस्से में बोले, तुम्हारे गांव के लड़के ने हमें गलत रास्ता पकड़ा दिया। अगर हम पर हमला हो जाता तो? गांव के बुजुर्गों ने राघव को डांट लगाई और कहा, बेटा, जो थोड़ा जानता है उसे सावधान रहना चाहिए। अंदाजे से रास्ते नहीं बताए जाते। राघव ने बात हंसी में उड़ा दी और बोला, अरे कभी कभी गलती हो जाती है, इतना तो चल ही जाता है। लेकिन गोपाल के मन पर यह दृश्य गहराई से बैठ गया। जो लोग जितना कम जानते हैं वो उतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी खबर गांव पहुंची। राजमहल से दीवान साहब गांव का निरीक्षण करने आने वाले थे। जो भी गांव ठीक समझा जाता वहां एक नहर का काम शुरू होने वाला था। नहर बनेगी तो खेतों को साल भर पानी मिलेगा, फसलें दुगनी होंगी, गांव भी समृद्ध हो जाएगा। चौपाल पर पंचायत बैठी। मुखिया जी बोले, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दीवान साहब के सामने हमारे गांव के बारे में अच्छी तरह से बात रख सके, जो हमारे खेतों, कारीगरों, कुम्हारों और बुनकरों सबकी बात सही सही रख सके। राघव तो मौका ही खोज रहा था। वो उछल कर बोला, मुखिया जी, ये काम तो मेरे ही लायक है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ही भेजिए, मैं 2-4 श्लोक भी सुना दूंगा। कुछ बुजुर्गों ने सुझाया, गोपाल को भी साथ भेज देते हैं, वो खेतों के बारे में, मिट्टी और पानी के बारे में अच्छा जानता है। राघव ने तुरंत विरोध किया। वो बोला, उसे इन बड़ी बड़ी बातों से क्या लेना, वो तो बस घड़े बनाना जानता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। आखिर में पंचायत ने राघव को ही भेजने का निर्णय किया। गोपाल चुपचाप बस देखता रह गया। उसके पिता ने कहा, बेटा परेशान मत हो, सच्चाई का रास्ता लंबा होता है और मजबूत होता है। समय आने पर ही लोग समझ जाएंगे कि कौन सही था। कुछ दिनों बाद राजमहल में दीवान की सभा सजी। सामने दीवान साहब गद्दी पर बैठे थे। पास में लेखा जोखा करने वाले मुनीम जी बैठे थे, कुछ फारसी जानने वाले अधिकारी भी और कुछ स्थानीय विद्वान भी थे। गांव-गांव से आए प्रतिनिधि अपनी बातें रख रहे थे। कोई धैर्य से आंकड़े बताता कि कितना गेहूं, कितना चावल, कितनी जायदाद, कितने कुएं और कितने खेत। जब सोनपुर गांव की बारी आई तो काशिद ने पुकारा, सोनापुर गांव के प्रतिनिधि राघव। राघव अपनी चमकती धोती और ऊंची पगड़ी में आगे बढ़ा। उसने सोचा, अब तो इन सब पर ऐसा प्रभाव डालूंगा कि मुझे यहाँ कोई बड़ा पद मिल जाएगा। दीवान साहब ने शांत आवाज में पूछा, तो बेटा सोनापुर के खेतों की स्थिति क्या है? साल में कितनी फसलें होती हैं? वहाँ की मिट्टी कैसी है? राघव बिना सोचे झट से बोल पड़ा, हुजूर, सोनापुर तो जैसे स्वर्ग है। 3-3 फसलें होती हैं और मिट्टी इतनी उपजाऊ कि उसमें लकड़ी भी गाड़ दो तो पेड़ बन जाएगा। दीवान साहब ने भौहें चढ़ाई और बोले, 3 फसलें, जबकि हमारे रिकॉर्ड में तो केवल 2 फसलों का उल्लेख है। और सामने वाले गांव के लोग कह रहे थे कि पानी की कमी के कारण तुम्हारे इलाके में अक्सर सूखा पड़ जाता है। आखिर सच क्या है? राघव घबरा गया, पर उसने आवाज फिर भी ऊंची रखी और बोला, हुजूर, वो लोग तो हमारी तरक्की से जलते हैं। सच तो यही है कि हमारा गांव ही सबसे आगे है। तभी एक अधिकारी ने पूछ लिया, अच्छा बताओ, गेहूं की फसल के बाद कौन सी फसल बोते हो? और नहर किस दिशा से गुजरे तो ज्यादा खेत सींचेगी, उत्तर से या पश्चिम से? अब तो राघव बिल्कुल अटक गया। असल में उसे इतना भी नहीं मालूम था कि किस महीने कौन सी फसल बोई जाती है, और ना ही गांव के सभी खेतों की दिशा का ज्ञान था। उसने अंदाजे से कुछ भी कह दिया था। जी, पहले दाल, फिर गेहूं और नहर उधर से, आप जहां से ठीक समझें। संवाद सुनकर वहां बैठे कुछ विद्वान हंस पड़े। मुनीम जी ने बही खाता उठाया और बोले, महाशय, आपके गांव के कागजों में लिखा है कि पहले गेहूं, फिर चना, फिर कुछ जगहों पर सरसों बोई जाती है, और आपने कहा पहले दाल और फिर गेहूं। आप तो अपने गांव के ही खेतों को नहीं जानते हैं। दीवान साहब की आवाज कठोर हो गई। वे बोले, जो अपने गांव की जमीन को नहीं पहचानता वो अपने गांव का प्रतिनिधि बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है।
अज्जल गगरी छलकत जाए, बातें बस बड़ी बड़ी करवा लो और भीतर से खोखला गड़ा। सभागार में सन्नाटा छा गया। दीवान साहब बोले, अगर सोनपुर के लोग अपने गांव के बारे में सही तथ्य भी नहीं बता सकते तो हमें वहां नहर बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। ये सुनकर राघव का चेहरा उतर गया। सोनापुर के लिए नहर का मौका हाथ से निकलता दिख रहा था। उसी समय पीछे दरबार में एक कोने में खड़ा एक सेवक आगे आया। वो सोनापुर के एक किसान के साथ आया था, जो किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसी किसान के पीछे खड़ा था गोपाल। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो हमारे गांव का ये लड़का कुछ कहना चाहता है। पढ़ा लिखा तो कम है, लेकिन बचपन से ही मिट्टी और खेतों के बीच पला है। दीवान साहब ने एक नज़र गोपाल को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? गोपाल बोला, हुजूर, मेरा नाम गोपाल है। मैं सोनापुर का कुम्हार हूँ और कभी कभी किसानों के साथ खेतों में भी काम करता हूँ। दीवान साहब ने पूछा, तुम्हें नहर और फसलों के बारे में पता है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, शायद सब नहीं, पर जितना देखा है ईमानदारी से बता सकता हूँ। अगर गलती हो तो आप सुधार दीजिएगा। दीवान साहब ने इशारा किया और बोले, ठीक है, आगे आओ और बताओ। गोपाल ने दरबार की फर्श पर रखी रेत की थाली उठाई और वो उसमें सोनापुर गांव का नक्शा बनाने लगा और बोला, ये देखिए हुजूर, ये हमारा सोनापुर है। यहाँ उत्तर दिशा में ऊंची जमीन है, जहाँ से बरसात का पानी बहकर यहाँ दक्षिण की तरफ वाले खेतों में आता है। पहले हम गेहूं बोते हैं, फिर चना बोते हैं, कुछ हिस्सों में सरसों और बीच बीच में कुछ किसान सब्जियां भी लगाते हैं। उसने आगे कहा, अगर नहर यहाँ पश्चिम से घुमाकर लाई जाए तो यह ऊंची जमीन को काटते हुए सीधे सूखे पड़े खेतों तक पहुँच सकती है। इससे निचले इलाके में पानी ज्यादा भरने का डर भी नहीं रहेगा और ऊपर वाले खेत भी सींचे जा सकेंगे। हमारे कुम्हारों की मिट्टी भी वहीं से आती है। वहाँ की मिट्टी में चूना कम है, इसलिए घड़े मजबूत बनते हैं, पर बारिश कम होने से खेत प्यासे रह जाते हैं। दीवान साहब और अधिकारी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। एक विद्वान ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम तो कुम्हार हो ना? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, जब हम घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी का हर कण महसूस करते हैं। कहाँ की मिट्टी में कितनी नमी है, कौन सी मिट्टी जल्दी फट जाएगी, कौन सी मिट्टी मजबूत रहेगी। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, पर जो आंखों से देखा और हाथों से छुआ है वही बता रहा हूँ। पूरे दरबार में धीमी सराहना की आवाज गूंज उठी। दीवान साहब बोले, बेटा, तुमने विनम्र आवाज में पर बहुत गहरी बात कही है। तुमने न सिर्फ खेतों बल्कि कुम्हारों की मेहनत भी हमारे सामने रख दी है। और उन्होंने घोषणा की, हम सोनापुर गांव में नहर का काम शुरू करेंगे, वैसा ही जैसा इस कुम्हार पुत्र गोपाल ने सुझाया है। इसके लिए हमें कुछ मजबूत घड़ों की भी जरूरत होगी, ताकि पानी माप तौल के आगे भेजा जा सके, और इसका काम हम सोनापुर के कुम्हारों को देंगे। सोनापुर के किसानों की आंखों में खुशी की चमक आ गई और राघव एक कोने में सिर झुकाकर खड़ा था। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गांव लौटते समय राघव गोपाल से बोला, गोपाल, अगर आज तुम न होते तो हमारे गांव की नहर का काम रुक जाता। मैंने सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने गांव की बात रखी। तो गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि नहर राघव के लिए नहीं, सोनापुर गांव के लिए थी। राघव की आंखें भर आई। वो बोला, मैं सचमुच आधा घड़ा निकला गोपाल। मैंने बहुत शोर मचाया, पर दम कुछ भी नहीं था। क्या तुम मुझे भी सिखाओगे खेतों के बारे में, मिट्टी के बारे में और थोड़ा सा विनम्रता जो तुम्हारे भीतर है? गोपाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो हम सब तुम्हें सिखाएंगे। मैं भी, किसान भी और शास्त्री जी भी। अब सोनापुर गांव में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। राघव का स्वभाव भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो पहले दूसरों की बातें सुनता, फिर सोचकर ही कुछ कहता। कई बार तो वो बस कह देता कि मुझे अभी इस विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, पहले समझ लूंगा फिर राय दूंगा। शास्त्री जी एक दिन मुस्कुराकर बोले, राघव, अब तुम सचमुच विद्वान बनने की राह पर निकल पड़े हो, क्योंकि अब तुम्हें मालूम होने लगा है
कि तुम सब नहीं जानते। आचार्य जी ने कहानी समाप्त की। कहानी समाप्त होते ही राजकुमार बोल पड़ा, गुरुदेव, क्या मैं भी राघव की तरह ही हूँ? थोड़ी सी बात सीखकर हर जगह सलाह देने लगता हूँ, बिना पूरा समझे हुए। सोमदेव ने प्रेम से उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, हर राजकुमार में थोड़ा सा राघव होता है और हर मनुष्य के भीतर थोड़ा सा गोपाल बनने की संभावना भी होती है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम अपने भीतर के राघव को पहचानो और गोपाल की तरह सीखने की ललक जगाओ। देवेंद्र समझ चुका था। वो बोला, गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ, अब मैं बिना पूरे ज्ञान के ऊंची ऊंची बातें नहीं करूँगा। पहले सुनूंगा, समझूंगा और फिर बोलूंगा, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ, अज्जल गगरी छलकत जाए। आधा भरा घड़ा ही सबसे ज्यादा छलकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।